क्योंकि पीटीआई ने उन्हें सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान को तो उम्मीद थी कि अगर पीटीआई उन्हें सदारती उम्मीदवार बना दे तो वो सदारत के का इलेक्शन लड़ लेंगे। जीतना ना जीतना तो और बात है, लेकिन पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को बना दिया है, उनको नहीं बनाया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई से बहुत नाउम्मीद हुए हैं, और उस नाउम्मीदी की वजह से उन्होंने अब पीटीआई के साथ ना चलने का फैसला किया है। अगर देखें, सबसे ज्यादा वोट तो पीटीआई के बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास थे। बलूचिस्तान में 11 वोट थे, कौमी असेंबली में वोट थे, सेनेट में वोट थे, केपी असेंबली में वोट थे। महमूद खान अचकजई के पास तो कोई वोट ही नहीं है, वो तो अकेला एक वोट है। तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकजई के सदारती उम्मीदवार बनने ने मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के रास्ते जो जो करीब भी आ रहे थे वो भी खत्म कर दिए हैं। और आज जब मौलाना ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे, दरअसल उन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी किया है कि अगर पीटीआई ने उनको सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया तो फिर उनकी छुट्टी है। अच्छा, उन्होंने एक और ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है मैंडेट मैंडेट को तब्दील करने वाला मुजरिम कोई और है और उसको निशाना बनाऊंगा मैं। किसको निशाना बना रहे हैं वो आगे? वो फौज की बात कर रहे हैं, और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा वाजे कहा है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से फौज पर इल्जाम न लगाया जाए, मुदाखलत पर फौज पर इल्जाम न लगाया जाए। और मुझे लगता है मौलाना को भी वो मैसेज मिल गया है। मौलाना आप सिर्फ गीदड़ बप्पियां लगा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। एक आध इंटरव्यू में नाम लेने के बाद वो खामोश हो गए हैं, लेकिन इशारा उनका फौज की तरफ है, उनके गिले भी फौज से हैं। आप मुझे बताएं, अगर मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी हुआ है तो वो पीटीआई ने चोरी किया है। वो क्या पंजाब से जीत रहे थे जो मुस्लिम लीग नून ने उनका मैंडेट चोरी कर लिया है, या वो मेरा मतलब है कराची से जीत रहे थे कि एमक्यूएम ने चोरी कर लिया है? सिंध की 2 सीटों का रोला है वो राशिद सुमरो वाली। अदरवाइज पीपल्स पार्टी में भी सिंध में भी उनके मौलाना के पास को बहुत ज्यादा सीटों का तो दावा नहीं है उनका। असल उनका दावा तो जो है वो केपी का है, और उनका अगर मैंडेट चोरी किया है तो वो गंडापुर ने किया है जिसने उनको हराया है, या केपी में पीटीआई ने किया है। उन्होंने कोई एहतजाज करना है तो सब पीटीआई के खिलाफ करना है। वो तो पीटीआई के साथ लगे हुए थे कि पीटीआई उनको जो है वो सदर का उम्मीदवार बना देगी, पीटीआई ने वो भी नहीं बनाया। तो अब उनका एहतजाज तो पीटीआई के खिलाफ बनता है ना। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक इंसाफ के लिए महसूस नशिस्तों के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो उससे तहरीक इंसाफ के अंदर एक और उम्मीद की किरण ने जन्म ले लिया है। क्या तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? अब कोई चांस नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो सिर्फ हुक्म इतना ही जारी हुआ है, फैसला तो नहीं हुआ है। एक स्टे ऑर्डर दे के उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये स्टे ऑर्डर उनको नहीं जारी करना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि ये सवाल तो अब बहुत जायज है ना कि तहरीक इंसाफ हर मुकदमा पिशावर हाईकोर्ट में क्यों ले जाती है। आप ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का, वो पिशावर में दिया है? जो आप पिशावर हाईकोर्ट में रिट कर रहे हैं, वो फैसला तो इस्लामाबाद में दिया है। आपने रिट करनी है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो इस्लामाबाद में है। ये बात जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में निशान वाली बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भाई आप पिशावर हाईकोर्ट क्या लेने चले जाते हैं हर बार? घुस घुस के पिशावर हाईकोर्ट जाते हैं। तमाम मफरूर और इश्तिहारी जो है वो जमानतें लेने पिशावर हाईकोर्ट चले जाते हैं। पिशावर हाईकोर्ट तो एक पीटीआई का, मेरा मतलब है कि वो सहूलतकार बना हुआ है। सबको कहना चाहिए वहां से जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे, जुडिशियल फैसिलिटेशन के नाम पर। तो इसलिए ये सवाल तो जायज है कि वाई पिशावर हाईकोर्ट? क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, क्यों लाहौर हाई कोर्ट नहीं, क्यों सिंध हाई कोर्ट नहीं, क्यों बलूचिस्तान हाई कोर्ट नहीं, क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं? वाई ओनली पिशावर हाई कोर्ट? क्यों मखसूस नशिस्तें पंजाब से नहीं सुन्नी ताज कौंसिल की जा रही? उनका केस उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं किया? सिंध में नहीं उनके नुकसान हो रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, कौमी असेंबली में नहीं हो रहा? ये सारे केस उठाकर ये पिशावर हाई कोर्ट में क्यों ले जाते हैं? क्या सहूलतकारी है कि पीटीआई हर केस उठा के हर मफरूर और इश्तिहारी पिशावर हाईकोर्ट में पेश होता है, हर केस पिशावर हाईकोर्ट लेके जाते हैं। लोग अब मीम बनाने लगे हैं कि अगर कुलभूषण यादव का ताल्लुक भी पीटीआई से होता तो उसे भी दिल्ली तक राहदारी जमानत पिशावर हाईकोर्ट से मिल जानी। तो मेरे ख्याल में पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इस रविश को देखना चाहिए। उनको इस केस के बारे में ये कहना चाहिए था कि भाई हमारी डोमेन नहीं बनती।
आप बताएं कौमी असेंबली की टिकटों के बारे में, सीटों के बारे में पेशावर हाईकोर्ट कैसे फैसला कर सकता है? पेशावर हाईकोर्ट तो केपी की 8-10 सीटों के बारे में फैसला कर सकता है। पंजाब की सीटों के बारे में पेशावर हाईकोर्ट कैसे फैसला कर सकता है? सिंध की सीटों के बारे में, कौमी असेंबली की सीटों के बारे में, जो पेशावर हाईकोर्ट की जहां ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो वहां के बारे में भी फैसला कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पेशावर हाईकोर्ट को ये केस नहीं सुनना चाहिए, और इसको वहां दायर करना भी बदनीयती है, और इसका स्टे ऑर्डर भी ठीक ठीक नहीं है, इसका आगे वहां चलना भी ठीक नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट को अपनी साख का ख्याल रखते हुए इस ऐसी पिटिशन से खुद को अलग करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मुतलका फोरम पे जाएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप हमारे पास क्यों आए हैं? कोई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पेशावर में है जो आप पेशावर हाई कोर्ट में इस पे पिटिशन कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन को भी तो प्री एडमिशन नोटिस जारी किया गया है और कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। क्या तो मतवक्की जवाब होगा इलेक्शन कमीशन का? क्यों दिया है? स्टे क्यों दिया है? प्री एडमिशन नोटिस में स्टे क्यों दिया है? तो मेरा मतलब है स्टे नहीं देना चाहिए था। और मैं नहीं समझता स्पीकर कौमी असेंबली को पेशावर हाईकोर्ट के स्टे के मतहत हैं, उन्हें अरकान से हलफ ले लेना चाहिए। तो उनको अब पेशावर हाईकोर्ट का स्टे कौमी असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, पंजाब असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, सिंध असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता। उसकी डोमेन सिर्फ केपी की हद तक है और पेशावर की हद तक है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब, आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एमक्यूएम ने राब्ता कमेटी तहलील कर दी है। क्या वजह बनी? वो जो दो ऑडियोज उनकी लीक हुई हैं, एक कामरान टसोरी साहब की और एक मुस्तफा कमाल साहब की, वो ऑडियोज चूंकि एमक्यूएम लंदन ने लीक की थी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ये ख्याल है कि उनकी राब्ता कमेटी में एमक्यूएम लंदन के एजेंट कायम मौजूद हैं। तो अब उन्होंने पूरी राब्ता कमेटी तहलील कर दी है। वैसे तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मौकफ है कि हम उस एजेंट तक पहुंच गए हैं, और इदारे भी उस एजेंट तक पहुंच गए हैं जो एमक्यूएम लंदन के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान में मुखबरी करता था। लेकिन अभी तक वो नाम नहीं जारी किया गया। लेकिन अब जब नई राब्ता कमेटी बनाई जाएगी और जो पुरानी राब्ता कमेटी के जो नाम नई राब्ता कमेटी में मौजूद नहीं होंगे, उससे हमें एमक्यूएम लंदन के एजेंटों का पता लग जाएगा। और ये ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो एमक्यूएम लंदन के एजेंट अपनी राब्ता अपने अंदर से निकालने के लिए वो कर रहे हैं कि कौन एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की सारी खबरें एमक्यूएम लंदन को देता है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक एमक्यूएम राब्ता कमेटी तहलील इसलिए की गई है ताकि एमक्यूएम लंदन के एजेंट को निकाला जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।